Ruda vai? हाँ खरज आदिल साहब बिस्मिल्लाह हर शे स्टार्ट जी आदिल साहब गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको ये मालूम होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसी ज़िम्न में जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव चल रहे हैं। और आप सबको ये मालूम होगा कि नॉर्थ कश्मीर की जो पार्लियामेंट्री सीट है 20 तारीख को उस पर भी इलेक्शन होने वाला है। और हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है बहसत ही एक एक्टिविस्ट, एक सोशल वर्कर, एक लोगों का खिदमतगार, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने लोगों तक सही पैगाम पहुंचाए कि हम ये। और आप सबको ये मालूम होगा कुछ दिन कबल मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था जिसमें मैंने लोगों से सवाल पूछा था कि मुझे किसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरी अगर कोई ताकत है मैं ये मानता हूं वो मेरे लोग हैं। वो कोई सियासतदान नहीं है, वो कोई हुक्मरान नहीं है। मेरी अगर कोई ताकत है वो मेरे लोग हैं। और मुझे लोगों का जो रिस्पॉन्स आया उसके जमीन में मैंने फैसला लिया है मेरा सपोर्ट। और मेरे साथ हमारे सिख कम्युनिटी से एक मशहूर एक्टिविस्ट सरदार अंगद सिंह खालसा, हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम उस इंसान का सपोर्ट करेंगे जो इस वक्त इंसान जिसके लिए तिहाड़ जेल की दीवारें भी गवाही दे रही हैं कि अगर इस कौम का कोई वफादार है, अगर इस कौम का लीडर है वो इंजीनियर रशीद साहब है। और मेरा सपोर्ट इंजीनियर रशीद साहब को है। आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आज जो बड़ी बड़ी क्लेम्स की जा रही है कि हम जी पार्लियामेंट में जाके आपको आर्टिकल 370 वापस दिलाएंगे, आपको स्टेटहुड वापस दिलाएंगे। मेरा एक सवाल है, जो बंदा आज नॉर्थ कश्मीर से एमपी बनने के ख्वाब देख रहा है, जो श्रीनगर से आया है, देखिए कश्मीर सबका है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह भी है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल में नॉर्थ कश्मीर में ऐसी कोई फिगर तैयार नहीं की जो सजाद गनी लोन को या इंजीनियर साहब को टक्कर देता। यह अफसोसनाक बात है कि वहां से एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को आना पड़ रहा है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुका है। आप मुझे यह बताइए, सवाल लोगों से है मेरा, आज वो कह रहा है मैं एक एमपी बनूंगा, क्योंकि वो तो कह रहा है मुझे गवर्नमेंट में नहीं जाना, मुझे मिनिस्टर नहीं बना है, बिकॉज आई डोंट नो वेदर गवर्नमेंट बीजेपी विल फॉर्म गवर्नमेंट एट सेंटर और कांग्रेस। बट जब ये एज ए एमपी वहां पे जाएगा, मैं इसकी बात करूंगा, ये क्या कर पाएगा वहां पे। जब ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मतलब है फेस ऑफ इंडिया, जो फॉरेन अफेयर्स को डील करता है, पूरी दुनिया को डील करता है। क्या इसने कश्मीर का मसला वहां पे रिप्रेजेंट किया था तब ये जब 2001 में फॉरेन मिनिस्टर था तब इसने रिप्रेजेंट किया, या आज करेगा? या ये जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का था तब इसने कुछ किया था? तब इसने कुछ किया था? आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। मैं कहता हूं 1947 से आज तक 2024 तक इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर को दी है। 27 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने खाली इस्तेसाल किया जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। आप मुझे यह बताइए, क्या हमारे पास अपना सदर रियासत नहीं था? क्या हमारे पास अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं था? क्या हमारे पास अपनी सिटीजनशिप नहीं थी? क्या हमारे पास अपना झंडा नहीं था? क्या हमारे पास अपना स्टेट सब्जेक्ट नहीं था? क्या हमारे पास अपना कोई वकार नहीं था? क्या हमारे पास फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं था? हम एक रियासत, एक मुल्क का दर्जा रखते थे जब हमने हिंदुस्तान के साथ इलाक किया था। लेकिन आज अगर हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, अगर आज हमें गुलाम बनाया गया, तो उसकी अगर सबसे कोई जिम्मेदार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शेख अब्दुल्ला का खानदान है, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है, जो आज एमपी बनने के लिए नॉर्थ कश्मीर श्रीनगर से यहां आया है कि मैं एमपी बनूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा जनाब लोन साहब पे। जनाब लोन साहब भी 2016 में चुन के गए, 2014 में चुन के गए थे। जनाब लोन साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम सबके सामने है। देखिए, मैं आज इंजीनियर साहब को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि अगर इन 5 सालों में किसी ने कुर्बानी दी कश्मीर के लिए, वो इंजीनियर रशीद ने दी। उसका सबूत मेरे पास तिहाड़ जेल है, उसका सबूत मेरे पास तिहाड़ जेल की वो दीवारें हैं जो आज भी गवाही दे रही है कि अगर कोई वफादार जम्मू कश्मीर का है वो इंजीनियर रशीद है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम से, खासकर नॉर्थ कश्मीर की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं, ये इंजीनियर साहब का बेटा है, ये भी अपने बाप के साथ हो सकता था अगर आज इंजीनियर साहब तिहाड़ जेल में नहीं होते। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, भले ही हम कुछ भी ना कर पाए, हमारे पास पैसा ना हो, हमारे पास ताकत ना हो, हमारे पास इनकी तरफ गाड़ियां नहीं हो, इनकी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट ना हो, लेकिन अल्लाह का हमारे साथ साथ है। हम मजलूम को इंशाअल्लाह रहमान जिता के रहेंगे। ये जो बेटा है इसको अपने बाप से मिला के रहेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने जो मेरे साथी है सरदार अंगद सिंह खालसा, वो भी 2 मिनट आपसे बात करे उसके बाद। और मैं आपसे सबसे एक इंपॉर्टेंट जो चीज शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि हमारा जो निशान है आने वाले इलेक्शन में, वो
ये होगा प्रेशर कुकर होगा जो हर एक घर में होता है। हर एक माँ और बहन, भाई, बेटे, बाप, हर एक को पता होता है कि प्रेशर कुकर क्या है। तो आपको याद रखना होगा, हमारा निशान इस समय गैस सिलेंडर नहीं है, हमारा निशान प्रेशर कुकर है। ये याद रखना होगा आप सबको, और इसको घर घर तक फैलाना होगा। और ये जो मुहिम है, ये जो तहरीक है इंजीनियर साहब को तिहाड़ जेल से बाहर निकालने की, ये आपको लड़नी है, मुझे नहीं लड़नी है, आपको खुद लड़नी है। ये आपको मैं दोबारा वाजिया करना चाहता हूँ, कोई पैसा हमारे पास नहीं है, कोई ताकत हमारे पास नहीं है, गाड़ियों तक तेल नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारे पास गाड़ियां भी नहीं, कोई कारवां नहीं, कुछ भी नहीं है। इस बेचारे का कोई सहारा नहीं है सिवाय आप अवाम के। और आपको दिखाना होगा कश्मीर हमेशा हक का साथ देता था और साथ दिए देगा और इंशाल्लाह साथ देता रहेगा। अंगद सिंह खालसा साहब। आदिल साहब एक मिनट, पता को सवाल देखिए, जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं, हम कश्मीर की 3 सीटों से हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज समथिंग विच मेजॉरिटी हैव टू डिसाइड। लेकिन हम कश्मीर से अपना एक नुमाइंदा भेज सकते हैं जो हमारी बात पार्लियामेंट में रखे। इससे ज़्यादा शायद हमारा जो पार्लियामेंटेरियन है पार्लियामेंट में कुछ कर नहीं पाएगा। मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि जो ये हमारी स्टेट है, इसका खास तौर से जो खित्ता है भानेहाल से लेकर कुपवाड़ा का पॉलिटिकल तौर पे ऑर्फन हो चुका है, एंड वी नीड सम गुड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। और उस नज़र से हम देखें तो इंजीनियर रशीद साहब जो हैं वो बड़े ही अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोगों का मंशूर है, लोगों की एस्पिरेशंस है, उनको पार्लियामेंट में जाके रख सकते हैं, हमारी आवाज़ जो है वहाँ पर बुलंद कर सकते हैं। हमारी लोगों से गुजारिश है कि वो इस बारी वोट डालने के लिए बाहर आएँ। हमारे पास आज के माहौल में जो साइलेंस को ब्रेक करने का सबसे बड़ा वेपन है वो वोट है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और इसी से जो है हम अपने मुस्तकबिल को बचा सकते हैं। अगर हमें बीजेपी से, न्यू दिल्ली से सियासी तौर पर लड़ना है तो उसका एक ही हल है कि हम वोट डाल के उनकी बराबरी में खड़े हों। शायद हम बीजेपी के साथ मुकाबला ना कर सके क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हम बराबरी में खड़े होकर पार्लियामेंट में उनसे सवाल कर सकते हैं। और उसका एक ही हल है, एक ही जरिया है कि हम अपना पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामेंट में भेजें। मैं एक चीज़ फिर से दोहरा दूं कि रशीद साहब चुनकर यहाँ से जाएंगे या फिर कोई और सेनेटर से जाएगा, वो बंदा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। वो पॉलिसी मेक नहीं कर सकता। पॉलिसी मेक करनी, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करना, वो मेजॉरिटी करेगी वहां पर। लेकिन वो पार्लियामेंट में हमारे मसलों को, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रेज कर सकते हैं। कश्मीर का जो मसला है डेवलपमेंट इशू नहीं है, कश्मीर का जो इशू है आज के टाइम पे आइडेंटिटी और डिग्निटी का है। हमारा सारा जो सरमाया था हमसे कहीं ना कहीं पर जो है वो खो लिया गया है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सबका आज जो इंडिया अलायंस में पार्टीज है सबका इसमें अपना अपना एक रोल है। वी हैव बीन वीकन टाइम टू टाइम बाय दी पीपल हु आर इन सेंटर। हम जो कर सकते हैं, हम अपना नुमाइंदा यहाँ से भेज सकते हैं ताकि कल जो हमारे साथ इस्तेसाल हो, उस इस्तेसाल को पार्लियामेंट में वो बंदा जो है हाईलाइट कर सके। आप सबका शुक्रिया। आदिल साहब, आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके साथ एडवोकेट इरफान हफीज़ हुआ करते थे, साथ में रशीद इंजीनियर के साथ बहुत वो चले हैं। आज के दौर में जो आपके इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना रहेगा? देखिए इरफान साहब हम सबके बड़े भाई हैं जी। हमें ये चीज भी याद रखनी होगी, इरफान हफीज लोन साहब ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद अप्रिशिएट किया। हमें यह याद रखना होगा, वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनसे ही नहीं बल्कि तमाम एक्टिविस्ट से, तमाम सियासतदानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आज मजलूम इंजीनियर रशीद के लिए खड़ा हो जाइए। तिहाड़ जेल आपसे पुकार रहा है, तिहाड़ जेल की दीवारें आपसे पुकार रही है कि अगर कोई ईमानदार है, कोई लीडर है कश्मीरियों का, कोई वफादार है, वो इंजीनियर रशीद है, वो इंजीनियर रशीद है, वो इंजीनियर रशीद है। और अगर उमर अब्दुल्ला कोई है वो कातिल है, कातिल है, कातिल है, कश्मीरियों का कातिल है। ये याद रखना होगा, ये मैसेज घर घर तक जानी होगी। देखिए आप सबको ये याद रखना होगा कि 1947 से आज तक कितने कश्मीरी मारे गए, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कोई नहीं है। आप देखिए जब हमारी माओ बहनों के साथ असमत रेजी की गई, मैं उसको मास रेप नहीं, मैं उसको वार कहूंगा, हमारी औरतों के खिलाफ एक जंग छिड़ा गया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बना, क्या उमर अब्दुल्ला ने कोई कार्रवाई की? उसके बाद जब अब्दुल गुरू साहब को फांसी दी गई, मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, तब उमर अब्दुल्ला ने कोई आवाज उठाई हमारे लिए? जो आसिया नीलोफर का मसला हो, तब उमर अब्दुल्ला ने हमारे लिए कुछ किया? जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठा था, फॉरेन मिनिस्टर जब था, तब वो जब जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सका, तो आज क्या करेगा? जो हमारे पास अपना महाराजा हरी सिंह जी और जो भी
मौलवी शेखुल्ला साहब ने उस टाइम पे कंट्रीब्यूशन दी है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। जो हमारे पास था, कहां है वो? आप कश्मीरी को वो लौटा दीजिए, 1953 लौटा दीजिए, सदर रियासत लौटा दीजिए, प्राइम मिनिस्टर लौटाइए, स्टेटहुड लौटाइए, स्टेट सब्जेक्ट लौटाइए, फ्लैग लौटाइए, आप सिटीजनशिप लौटाइए। आपने तो हमें गुलाम बना के छोड़ा है। आज कहते हैं कि हम रहबर हैं, हम रहनुमा। क्या, कौन से रहबर है? 2008 याद है, 2010 याद है, 2016 याद है, 1999 याद है, 1987 याद है। आप रिगिंग ना करते, आप लूट मचार ना करते, गन नहीं आता तो ये बर्बादी नहीं होती। वो मासूम तुफैल अजीम मत्थू शहीद नहीं होता, 14 साल के बच्चे शहीद नहीं होते। आपको ये याद, मेरा दोस्त, मेरे साथ मेरा जो क्लासमेट था, इसी बारामूला का रहने वाला, क्या उसके लिए गोली थी? 5 साल से कब्र के अंदर है। इसका अगर कोई जिम्मेदार है, किसने पैलेट लाया यहाँ पे? किसने पोटा लाया? किसने अफसपा लाया? किसने पीएसए लाया? किसने यूएपीए लाया? किसने पैलेट मारे? आप इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा और लोगों को जवाब पूछना होगा इस चीज का, किसने किया है? सजाद गनी लून चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है। सजाद गनी लून से हम सवाल करते एक ही कि कश्मीरी मर सकता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का कभी दोस्त नहीं बनेगा। मैं यह आपसे गुजारिश करता हूं, मेरा कोई इख्तलाफ उससे नहीं है। बीजेपी आरएसएस का हम दोस्त कभी नहीं बन सकते। उसके बाद मेरा सबसे जो बड़ी तहरीक रहेगी वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ रहेगी, क्योंकि कश्मीर को अगर बर्बाद करने में सबसे ज्यादा किसने रोल प्ले किया है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आप देखिए 2019 में जब एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 होता है और 2020 में जब डीडीसी इलेक्शंस होता है। पिछले 10 मिनट पे आप कंटिन्यूअसली नेशनल एमसी की बात करते रहते हो। क्या आप मानते हो, अभी आपने बात छेड़ी कि सजादुल आरएसएस के साथ हमरा है, क्या आप मानते हो कि बीजेपी उसको बैक कर रहे हैं? देखिए, एक सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना, ये जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, ये इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रहा है उसके खिलाफ, ठीक है, वो जाने वो बीजेपी के साथ है या ना है, उसका पीछे जो कार्य में सजादुल भी है कि वाई ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इंजीनियर साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इफ सजादुल नो सजादुल 1000 टाइम्स, सुनिए सजादुल, मैं क्योंकि बुनियाद श्रीनगर से वो यहाँ है। इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स आर फाइटिंग। सुनिए मेरी बात, पीडीपी भी है, पीडीपी भी है इसमें। सुनिए, मैं कह रहा हूँ सजाद इज 1000 टाइम्स बेटर देन उमर अब्दुल्ला, बट नॉट बेटर देन इंजीनियर रशीद। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ ना आपको। नॉट नोशन आई है कि सेंटर जेल से तो ये टॉक्स हुए हैं कि इंजीनियर रशीद विल सपोर्ट सजाद। देखिए 5 साल से यही रोना रो रहे हैं। इंजीनियर साहब एजेंट है, वो है। आप 2 दिन तिहाड़ में गुजारिए, मैं सलूट करूंगा। मैं इंजीनियर को तिहाड़ में मिलने गया हूं, मुझे पता किस हालात में, मैंने टॉर्चर देखे हैं। ये क्या बताएंगे? आप 2019 के बाद अगर यहाँ पे किसी ने टॉर्चर खाया ना, किसी भी एजेंसी को, किसी भी पुलिस थाने को पूछो मैंने खाया है, क्या बात करते हैं? हमें पता होता है। आप ज्यादातर एनसी पे ही इल्जाम तराशी कर रहे हैं, क्योंकि पीडीपी की भी सरकार थी। 2016 महबूब मुफ्ती ने नहीं किया, वो उमर अब्दुल्ला ने नहीं किया। मैं वही कह रहा हूं, पहले बात पूरी समझनी चाहिए। पीडीपी कोई पिक्चर में ही नहीं, पीडीपी कोई पिक्चर में नहीं है। 2016 में जो पीडीपी ने किया, उसके बाद जो 2019 नतीजा बना उसका 5 अगस्त 2019, वो कोई नहीं भूलेगा। उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पीडीपी है। वो तो पिक्चर में ही नहीं है। मैं पीडीपी को यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करता हूँ। उन्होंने अपने आप को जमीन बोझ उसी टाइम पे किया जब उन्होंने बीजेपी के साथ इलाहा किया। मैंने पहले ही कहा, आदिल नजीर खान मौत को गले लगा सकता है, लेकिन बीजेपी आरएसएस को कभी कबूल नहीं करेगा। साहब, सवाल ये है कि आपने बीजेपी को भी अटैक किया, सजाद को भी अटैक किया, तो शिवसेना एक ऐसी जमात है जो मुसलमानों के कत्ले आम में मुलविस रही है। खासकर अगर हम बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे राइट्स में मुसलमानों को तहकीक किया गया। बाबरी मस्जिद में अगर डिमोलिशन हुआ तो शिवसेना ने किया है। तो शिवसेना कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। तो इस हवाले से आपको कुछ अप्रहेंशन है? मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ। आज बड़े दावे किए जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, सबसे बड़ा वफादार अगर बीजेपी का कोई निकलेगा लास्ट में, वो उमर अब्दुल्ला होगा और फारूक अब्दुल्ला होगा। ये बात मेरी याद रखना। ये कहने की बात है। भाई मुझे बताइए, जब बाबरी मस्जिद का कांड होता है या यहाँ पे हमारा 1991 में या गुनन पोशपुरा का वाक़ा होता है, तब उसके बाद वो उसी गवर्नमेंट में जाके फॉरेन मिनिस्टर बनता है। यहाँ पे अगर बीजेपी की खिलाफवर्जी करने के अगर किसी को निकाला है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सैफुद्दीन सोज को निकाला जब वो पार्लियामेंट मेंबर था। याद रखना चाहिए ना, उसने खिलाफ दिया था वोट वाजपेयी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस से उसको पार्टी से बाहर निकाला कि हम आरएसएस के बुनियादी गुलाम हैं, बीजेपी के बुनियादी गुलाम हैं, हम रहेंगे। देखिए प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना, सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई वो वही है। आज भी देखो ना कैसे आज वो प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ दे आर गिलानी साहब, एज इफ दे आर अशरफ शहराई साहब, एज इफ दे आर मीर वाइज। और कहां के? आपने तो लूट मचाई, आपने तो तबाह किया जम्मू कश्मीर को। सब कुछ तो आपके हाथ में था। अगर आपने 1947 से जो हमें मिला था, चाहे जो भी था, अगर आपने उसकी हिफाजत की होती, कोई पार्टी यहां वजूद में नहीं आती जनाब।
पार्टियां इसलिए वजूद में आई क्योंकि जो हमारे पास था वो धीरे धीरे आपने खत्म किया। आज उमर साहब कहता है मैं जी असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जनाब, अपने 2 बेटों को आपने नहीं लाया प्रमोट करने के लिए। आप जाओगे पार्लियामेंट में, मेरे टंगमर्ग में भेजोगे अपने जहीर और जमीर को, मेरे पटन में भेजोगे, मेरे बारामूला में भेजोगे जहीर और जमीर को। हम क्या गुलाम है आपके? हम क्या गुलाम है आपके? गुलामी खत्म हो गई। मैं कह रहा हूं कश्मीरी एक को निकलना चाहिए। जो बाइकाट वाला सिस्टम था सबको समझ आया कि वो हमें कहां लेके गया। हम आज गुलाम है। गुलाम से आदिल जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू थिंक कि बाइकआउट के हवाले से आपने कॉल किया, आपको लग रहा है कि वोट ना दे के हम उन लोगों को बिठाते हैं कुर्सियों पर जो नालायक है, नाअहल है? आपको लग रहा है कि लोगों को खुल के आना चाहिए सामने, कम से कम 90% वोटिंग होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में? मैं कह रहा हूं अगर जम्मू कश्मीर ने वोट किया होता, ये नाबकार, नालायक और गद्दार कभी भी कुर्सी पे नहीं बैठते। क्यों? देखिए, वोटिंग होती थी 5%, 10%, 15%, 80% अवाम खिलाफ होती थी। इसका मतलब वो इनको नहीं चाहते थे। लेकिन जमहूरियत का मतलब यही है, वोटिंग होगी, जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स लेगा वही जीतेगा। जमहूरियत, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जमहूरियत सबको ताकत देती है। इस वक्त सबसे बड़ी ताकत अगर जम्मू कश्मीर के अवाम के पास कोई है वो है वोट। और नॉर्थ कश्मीर में उनके पास सबसे बड़ा अगर कोई सबूत है सच्चाई का, हक का, तो इंजीनियर रशीद है। उनको अपना वोट पे दबाना चाहिए। प्रेशर कुकर के निशान पे उनको अपना पंजा दबाना चाहिए। देखिए, मैं पहले कर दूंगा, हमें धमकाया भी जाएगा, हमें डराया भी जाएगा, हमें रोका भी जाएगा, लेकिन डरना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान इस चीज पे है कि मौत और जिंदगी देने वाला अल्लाह है। तो इंशाअल्लाह रहमान हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। डर किस बात का है? डर किस बात का है? देखिए, मेरे को डर होता, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, मैं इतना बोलता ही नहीं। कौन डराएगा आपको, वो बताओ। सब डराएंगे, वो सबको पता है। कौन लोग? सबको पता है। जितने भी लोग अपोजिट इंजीनियर रशीद के यहाँ पे मेन में लड़ रहे हैं, वो सब हमको डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, उठवाएंगे भी, लेकिन पीछे नहीं हटना है। उमर अब्दुल्ला साहब के सर पे टोपी है, टोपी है सर पे, वो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं डराता हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब टोपी रखिए। हमें पता है 70 साल में उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया है। वो ये बातें ना करे, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि Sajjadun is the one since 2016 he is getting continuously support from the BJP and you are talking like Umar Abdullah सबसे ज्यादा वफादार रहेंगे बीजेपी के। रहे हैं ना। देखिए, आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रहने वाले रहेंगे। आज कह रहा हूं फ्यूचर में आपने प्रिडिक्शन की। फ्यूचर में आप कह रहे हैं ना, सब कह रहे थे। मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं। देखिए, सब कह रहे हैं सजाद गनी लोन बीजेपी का है, इसीलिए तो हम इंजीनियर रशीद के यहाँ पे ना, अदरवाइज हम उमर अब्दुल्ला का सपोर्ट नहीं करेंगे। सजाद गनी लोन को टैग है बीजेपी का, उसको अपनी पार्टी सपोर्ट कर रही है। और अपनी पार्टी के जो सरबराह है जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब हम बाद में बीजेपी के साथ नहीं, आज हैं। अगर आज सजाद गनी लोन ऐलान करते हैं, उनको लोग सपोर्ट करें। अगर वो ऐलान करते हैं कि मैं कसम खाता हूं खुदा की जिसने मुझे पैदा किया, मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, तो लोग उनको वोट देंगे। मैं कौन सा रोकने वाला हूं? लेकिन मैं तभी इंजीनियर रशीद के साथ हूं क्योंकि मुझे तिहाड़ जेल की दीवारें बार बार फुकार रही है। मेरे को रात में आ रही है तिहाड़ जेल की दीवारें, मजलूम के लिए उठो, मजलूम के लिए उठो। आपके साथ एक और सोशल एक्टिविस्ट हुआ करता था, वो भी ऐसी बातें बोलता रहता था। लास्ट में अगेन ही हैज बिफोर्ड द पीपल ही जॉइंड अल्ताफ बुखारी रिसेंटली। देखिए, आप वकार भट्टी की बात करते हैं, वो मेरा दोस्त भी मेरा भाई है। मैं आज भी मानता हूं मेरा भाई है। उसने जो गलती की वो जानता है और ऊपर वाला जानता है। लेकिन एक चीज हम सबको ये माननी पड़ेगी, उसने पीएसए भी खाया है, उसने यूएपी भी खाया है। वो 5 साल से बिना जूते के चल रहा है। क्या तब कोई कश्मीरी उसके साथ आया? हमें ये सब पता है। जब वो बंद होता था, मेरे को भीख मांगनी पड़ती थी उसकी बेल के लिए। मुझे ये सारी चीजें पता है, उसकी क्या मजबूरी रही है। देखिए, मेरे से उसने कोई मशवरा नहीं किया, मैं उसको जिंदगी में कभी ऐसा मशवरा नहीं देता। लेकिन अब जो उसने डिसीजन लिया है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई डेवलपमेंट का वादा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ एक पॉइंट, 1 पॉइंट एजेंडा, मजलूमियत के खिलाफ आप वोट दीजिए। देखिए 1 पॉइंट एजेंडा। देखिए, डेवलपमेंट की जहां तक बात है, एक पार्लियामेंट मेंबर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? 6 करोड़ का उसका फंड होता है, वो किसको देगा? यहाँ पे 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देखो कि ये बकवास है। डेवलपमेंट कोई सिस्टम होता नहीं है। आज सरकार किसी की नहीं है। आज भी आपने मेरा सवाल को समझा। मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मजलूमियत की आपने बार-बार बात की, दोहराया। आपने सिर्फ एक पॉइंट पर वोट मांगा है, विक्टिम कि वो विक्टिम, एक पॉइंट पर वोट मांग रहे हैं आप, आवाम से गुजारिश कर रहे हैं आपके वोट डालिए क्योंकि हम मजलूम हैं।
तो सिर्फ एक ही एजेंडा है आपके पास। एक ही एजेंडा का है, हम मैनिफेस्टो पूरा लाएंगे। एजेंडा एक ही नहीं होता है। आज सबसे बड़ा एजेंडा है जम्मू कश्मीर का सौदा कोई नहीं अगर कर सकता वो इंजीनियर रशीद है, बाकी तो सब तैयार है ना। तो आप पे क्यों लोग विश्वास करेंगे? आपके दोस्त भी यही बातें बोल रहे थे लास्ट में। मैं इंजीनियर रशीद साहब के सपोर्ट में आया हूँ, यहाँ पे हूँ। मेरे इंजीनियर, मुझे कोई इंजीनियर साहब के बेटे ने कोई पैसा नहीं दिया है, मुझे इंजीनियर साहब के बेटे ने कोई गाड़ी नहीं दी है, कोई तेल नहीं दिया। मुझे पता है, मुझे ये यकीन है, तेल भी मेरा लगेगा, गाड़ी भी मेरी लगेगी, एनर्जी भी मेरी लगेगी, लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा अगर आप यकीन करेंगे 5 साल क्या, आप 5 दिन तिहाड़ जेल में बैठो, मैं सलूट करूंगा आप लोगों को। बस लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि ये वही है जो इसका दोस्त था वकार भट्टी, उसने अपने जमीर का सौदा किया है, शायद अब आदिल नजीर भी सौदा मुझे लगता है इतने जितने भी मीडिया है, ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, आपने पूछा, लेकिन जवाब इसका मैं जरूर दूंगा। मैंने आपको क्या कहा, वकार भट्टी एक शख्सियत है, ठीक है, उसने जो फैसला लिया उसका नतीजा वो भुगतेगा। मैं जो फैसला ले रहा हूं मुझे उसका सिला मिलेगा। मैंने आपको पहले आप जो सवाल कह रहे हैं ना, आपके सवाल में बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन है। नहीं सवाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं लोग, कमेंट कर रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। साफी का काम कमेंटे पढ़ के सवाल करना नहीं होता। देखिए एक सिंपल सी बात, लोग सवाल कर रहे हैं कि ये वही बंदा है। क्लियर माय पॉइंट। देखिए एक सिंपल सी चीज है, सजाद साहब के सपोर्ट में इसका अल्ताफ साहब है, यानी कि जिस कदार में वकार भट्टी खड़ा है हम उसके अपोजिट हैं। इफ स्टिल यू नीड आंसर देन आई थिंक वी आर अ फूल। अगर वो सजाद लोन साहब के साथ खड़े हैं और हम शीजी साहब के खड़े हैं तो हम अपोनेंट्स हैं। आप फिर भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसका तो कोई मतलब ही इसका नहीं। सबसे बड़ा जवाब है हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंजीनियर का बेटा पता नहीं 20 साल का भी बेचारा हुआ है नहीं हुआ, बेचारा मासूम तरस रहा है बाप को मिलने से, कोई सपोर्ट नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई एजेंसी। आदिल साहब आपसे एक बात है कि मैंने वही कहा था आपको कि आप सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा पर बात कर रहे हैं, मैंने यही बात कही थी। लेकिन मुझे बताइए कि कितना असर डालेगा अगर इंजीनियर रशीद साहब फिलहाल हम ऐलान नहीं कर सकते हैं उसकी जीत की हार की, अगर वो जीत कर भी गया तो कितना असर पड़ेगा? मैं आपको कहता हूं हिस्ट्री गवाह रहेगी और मैं गवाह रहूंगा। मुझसे आप यहाँ पे मेरा गिरहबान पकड़ना। अगर कश्मीर ने उस दिन इंजीनियर के हक में जुलूस नहीं निकाला, जिस दिन इंजीनियर पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट को वो गूंजेगा, उठाएगा पार्लियामेंट को। जो मजलूम है, जो जुल्म हमने सहाना 70 साल, उसको वो एक साथ एकजुट एक तकरीर में उजागर करेगा। हमें उतना ही चाहिए। आदिल साहब और अंगद साहब, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में है। सेम केस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, क्या मेहरबानी है नेशनल सेम केस की बात ही नहीं है। आई वॉज इन दिल्ली, आई हैव स्टडीड देयर, आई हैव वर्कड विद द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया, जो हेल्थ मिनिस्टर, जो वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर, जिसने रेवोल्यूशन लाया एजुकेशन की इंडिया में। मैं कहता हूं मैं खून से लिख के दूंगा, उससे बड़ा ऑनेस्ट बंदा कोई नहीं हो सकता। कोई कुछ भी नहीं, उसने कोई करप्शन नहीं किया, लेकिन वो जेल में। फारूक अब्दुल्ला साहब ननिमान खरबनोद करप्शन का कोई दिन 60 गांठ चाबी पीछे। अब क्या कहते हैं, मुझे पता है ना, सारी सिस्टम सारा चल रहा है। आज अगर बीजेपी चाहती वो इसको आने ही नहीं देती इधर नॉर्थ कश्मीर में इलेक्शन लड़ने। इसके बाप को वो जब बुलाती है ना, ये जब उसको ईडी बुलाती नहीं आता वो यहाँ पे। इसका मतलब है दिल्ली ना किसी का वफादार रहा है ना वो रहेगा। इनको गुलामी छोड़नी होगी। मैं तेरी गुलामी पे इस कदर गुमराह हुआ, मैं तेरी गुलामी पे इस कदर गुमराह हुआ। तूने है मुझे सदियों से लूटा, मगर मैं फिर भी तेरी गुलामी करता रहा। यही इनका हाल है। इनको 70 साल में लूटा गया, इज्जत तक इनकी लूटी गई, लेकिन फिर भी ये गुलामी करते रहे। आप गुलामी की जिंदगी के लिए बने हैं, हम नहीं बने हैं। हम आजाद जीएंगे, 4 दिन जीएंगे, आजाद जीएंगे, फख्र से मरेंगे, अल्लाह के सामने कल को कहेंगे हम कोई सौदा करके नहीं आए। आज भी 370 के ऊपर वोट लिया जा रहा है, चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। आज भी बोला जा रहा है कि 370 के ऊपर बात की जाएगी। आपको लग रहा है कोई उम्मीद है 370 के? देखिए, आज जम्मू कश्मीर के आवाम को मैं भी क्लियर करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा रिसर्च अगर 370 पे किसी ने की वो आदिल नजीर खान ने की है। मैं दावे के साथ आपको आज लिख के देता हूं, कोई माइका लाल नहीं आपको 370 वापस देगा। कोई सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं देगा, कोई नहीं देगा, ना पार्लियामेंट देगा ना सुप्रीम कोर्ट देगा। वो बात जा चुकी है, ये बकवास है, झूठ है, कोई नहीं। अगर सरकार भी इनकी बनेगी नहीं लाएगा। आज बोलो कांग्रेस को, ये कहते हैं ना इंडिया अलायंस, कांग्रेस को बोलो ऐलान करो। अगर कांग्रेस आज ऐलान करता है कि हम 370 मैनिफेस्टो में ला रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 370 वापस लाएंगे, मैं इंजीनियर साहब को छोड़ के दौड़ के मैं राहुल गांधी को गले लगाऊंगा। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। हमने जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना था, जोरदार तरीके से मैंने और एडवोकेट एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर कहूंगा कि अगर आज कश्मीरी को कोई चीज बचा सकती है, आप एक चीज समझिए, अगर पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट कहीं पर है तो वो एक खिता है कुपवाड़ा से लेकर बानेहाल तक का, जो आपको बात माननी पड़ेगी। जब आप बानेहाल का टनल क्रॉस करते हैं तो वहां पर एक नई सवेर लगती है हमें। लोग कहीं ना कहीं पर सियासी तौर पर एम्पावर है। वहां का जो सिनेरियो है, जो साइकिक है, वो कहीं ना कहीं पर हमसे डिफरेंट है।
अगर आज हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखिए पार्लियामेंट में जाके आप अपने सड़कों के ठेके या कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकाल सकते। पार्लियामेंट में आप रजिस्ट कर सकते हैं, आप अपनी आवाज रख सकते हैं। इवन जो पीडीपी के फॉर्मर एमपी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में जाके अपने कपड़े फाड़े थे। मैं कहता हूं उससे थोड़ी और लिमिटेशन आप आगे और कर सकते हैं, बट अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। बारामूला के एक फॉर्मर एमपी थे जिन्होंने रशीद साहब के खिलाफ जीता भी था। आप देखिए उन्होंने किस तरह से अपनी जो है कार्यकारा वो टाइम वो निकाला, उन्होंने कुछ कर नहीं पाए। एमपी हम इतनी बात कह रहे हैं कि एक पार्लियामेंटेरियन कश्मीर का जो है वो सरकार नहीं बना सकता, वो पॉलिसी नहीं बना सकता, लेकिन वो आपकी आवाज बुलंद कर सकता है इनसाइड द पार्लियामेंट एंड आल्सो आउटसाइड द पार्लियामेंट। एक एक्टिविस्ट अगर जो है प्रेस कॉलोनी में जाके सड़कों पे जाके धक्के मुक्के खा सकता है तो एक नॉर्मल मीडिया उसको कवर करता है, लेकिन अगर उसी तरीके से एक पार्लियामेंटेरियन आवाज बुलंद करेगा, उसको घसीटा जाएगा, तो इंटरनेशनल मीडिया वो चीज कवर करेगा, आपके मसले हाईलाइट होंगे। आप ये चीज समझिए कि एक पार्लियामेंटेरियन का जो आपकी सिटी की डेवलपमेंट है उससे जो थोड़ा दूर ही उस चीज को आप रखिए। पार्लियामेंट एक बड़ा रुतबा है, एक बड़ा हाउस है, वहां पर आपके इश्यूज डिस्कस होते हैं, आप क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। आपके पास एग्जांपल है कि असदुद्दीन ओवैसी चीफ मिनिस्टर नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी होम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन यार वॉइस, एक वॉइस वहां पर बनाई जा सकती है। पूछिए। अब लास्ट आखिरी कमेंट दीजिए, आप हमें बताइए कि इसका मतलब कि आपका प्रेशर तो बहुत प्रेशर बढ़ाएगा यहाँ की सियासत। मुझे लगता है प्रेशर इतना ना बढ़ जाए कि ब्रेन हेमरेज हो जाए, अल्लाह आप उनको रहम ही करे, बट ये सब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। बहसती कश्मीरी जर्नलिस्ट आप हैं, लेकिन बहसती कश्मीरी आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको चूज करना होगा बिटवीन द थ्री। पीडीपी कहीं पिक्चर में नहीं है, देयर इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, सजाद कनीलून एंड इंजीनियर रशीद। इंशाल्लाह रहमान जीत इंजीनियर रशीद की होगी, ये है, हम इंशाल्लाह रहमान इसके लिए मेहनत करेंगे। दावा तो नहीं कर सकते क्योंकि जीत हार अल्लाह के हाथ में है, बाकी आखिर में बाकी इंशाल्लाह रहमान जो मुहिम अब आगे तेज होगी इंशाल्लाह रहमान। और दूसरी चीज, एजाज साहब मुझे एक चीज याद दिला रहे हैं कि शाहिद साहब को भी ये पता, शाहिद साहब इस चीज के गवाह हैं, जब आर्टिकल 370 एप्लीकेट होता है, वाज द ओनली पर्सन जिसने जंतर मंतर पे हल्ला उठाया, और तब भी मैं हल्ला उठा रहा था, आज भी उठाया। और आज रही इंजीनियर साहब की बात, मैंने इंजीनियर साहब के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जो कि नरेंद्र मोदी है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि अमित शाह है, उनको भी लेटर लिखा है। बाद में मुझे उस पर सताया भी गया, लेकिन मैंने लेटर लिखा है, वो मेरे पास सबूत मौजूद है। उनकी रिहाई के लिए मैं तब भी मांग की है, लेकिन वो तिहाड़ जेल में, उसका मैं गवाह हूं, तिहाड़ जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है। अगर सारे सियासतदान खुले तो इंजीनियर का क्या खतरा है? इंजीनियर क्या, इंजीनियर एक बात बोलता था, वो तो सब बोलते थे 2019 पहले 5 अगस्त से पहले सब वही बोलते थे ना। अब लोगों का ट्यून थोड़ा बदल गया। अब ये प्रूव करने में इसमें लगे हैं कि कौन बीजेपी का वफादार है, कौन आरएसएस का ज्यादा वफादार है, बाकी कुछ नहीं है। अल्टीमेटली ये वहीं पे मरेंगे। रही बात तीसरी, अभी तीनों पुराने एमपी किन के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्या उखाड़ा उन्होंने? क्या वो उस दिन रिजाइन नहीं कर सकते थे? एज अ मार का प्रोटेस्ट नहीं किया, दैट्स इट, खत्म। अब क्यों?